नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नृत्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मीठी मीठी सुबह के साथ एक मीठी चाय के साथ आप उपस्थित हुए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि आपको पता है मैं चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी चाय नहीं पीते होंगे। चलिएगा, आपकी चाय की चुस्की के साथ में लेते हैं पूरे वीक में कौन कौन सी बातें घटी हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, किन किन घटनाओं से आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको वो सब आज कराने वाला हूं, क्योंकि ये रहेगा सब जो आप लास्ट वीक में पढ़ के आए हैं, जो मैंने आपको कराया। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि हर रोज मैं आपको जो क्वेश्चंस देता हूं वो क्वेश्चन आपके 30 होते हैं, लेकिन आज क्वेश्चनों की संख्या 40 होगी अथवा 40 क्वेश्चन मैं आज आपको देने वाला हूं। बहुत ही सुंदर क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी और बढ़ेगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देते हैं। सभी साथी आ जाइएगा और क्लास का पूरा लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। मैं चलता हूं क्लास में। लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ये मान लीजिएगा पूरे वीक का सबसे एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसको देख सकते हैं। लीजिएगा, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? अब दोस्तों देखिएगा आपके सामने ये जो है ये कितने कर दी गई। पहले क्या होता था, आप जो सीटेट देते थे, यूपी टेट देते थे, उनके लिए एक समय था, यानी कि यूपी टेट आपका 5 साल के लिए रहेगा, सीटेट आपका 7 साल के लिए रहेगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, उसमें क्या आपको दिया गया, यानी कि अब कितने साल तक के लिए उसे मान्य रखा जाएगा। देखिएगा, पहला है 10 साल के लिए है, आजीवन के लिए है, 13 साल के लिए है या 20 साल के लिए है। अब दोस्तों यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आकर के बनता है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो यहां पर सीबीएसई की तरफ से जो ये किया गया है वो आपका बढ़ा करके कर दिया गया है आजीवन, यानी कि आप एक बार पास करेंगे तो उसको आपने ये मान लीजिए लाइफ टाइम के लिए पास कर लिया है। तो दोस्तों आप देखेगा ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीक का आपका रहा है। लीजिए मैं बढ़ता हूं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आजीवन रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़कर आजीवन कर दी गई है। यूपी की शिक्षा भर्ती से सीटीईटी मान्य, यानी कि सीटेट मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस गणना का लाभ मिलेगा। सीबीएसई की हर साल 2 बार सीटेट परीक्षा आयोजित करता है, जो पहली परीक्षा उसमें जुलाई में होती है और दूसरी आपकी दिसंबर में होती है। जैसा कि आप जानते हैं इस बार की जुलाई की परीक्षा कोरोना काल के कारण टाल दी गई है, जो अभी तक हो नहीं पाई है। तो दोस्तों ये रहा आपका आजीवन के लिए, इसे रख दिया गया है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? ये लीजिएगा, आपका हरियाणा है, कर्नाटक है, पंजाब है, झारखंड है। दोस्तों जितने भी साथी पर डे लाइव रहते हैं क्लास में, ये उन्हीं के रिपीट क्वेश्चन हैं। आप जानते हो मैंने इनमें आपका रट्टा भी लगवा दिया है, लेकिन अभी भी गलत होता है तो फिर आपको डूब के मरने के लिए जगह नहीं होगी। तो बेहतर है आप गिन करके रखिएगा किसने 40 में से कितने किए हैं, जैसे पायल लूज करती है, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको आज गिनना है, मूल्यांकन करना है कि आपने 40 में से कितना स्कोर किया है, और अपने कमेंट में लास्ट में लिख करके जाइएगा किसने कितने सही किए हैं। देखते हैं आज आपका रिजल्ट कितना अच्छा होता है, और ईमानदारी पूरी बरतनी पड़ेगी आपको। लीजिएगा बढ़ते हैं। हरियाणा इसका राइट आंसर होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंकों के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी होना है। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें बाजी मारी है हरियाणा ने। आजकल आप देख रहे हैं हरियाणा बहुत ज्यादा काम अव्वल दर्जे का कर रहा है। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं।
भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? आपके सामने है यहाँ, भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? यहाँ पर नेपाल है, चीन है, रूस है या फिर आपका बांग्लादेश है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। बढ़िएगा और बताते रहिएगा राइट आंसर आपका क्या आता है, क्या आप बताने वाले हैं। लीजिएगा इसका राइट आंसर मैं बताता हूं। चलेगा, इसका राइट आंसर होता है आपका बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट पर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश होता है, जिसने ये आपका यहां पर दिखाई देता है। बांग्लादेश ने एक काम और बड़ा किया है, वो क्वेश्चन आपका आगे आने वाला है, वो आपको पता भी है मैं उसमें किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है कि अब आप देख रहे हैं बिहार में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसमें जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को कितना बढ़ा दिया गया है, कितने प्रतिशत आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं। कारण क्या है, कोरोना के समय में चीजें तो मिल नहीं रही और उन्हें शराब बांटनी जरूर पड़ेगी, वरना उनको वोट नहीं मिलेगा। तो ये लीजिएगा, यहाँ पर 20% है आपका, 10% है, 30% है या 40% है। तो दोस्तों हर साल के मुकाबले इसमें 10% और जोड़ दिया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देश के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की एक तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारों को सहायता मिलेगी। अब देखिएगा, दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आपके भारत के अंदर बिहार में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा, और आपके यहाँ पर जो है उपचुनाव पर भी 59 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो ये उनके लिए फायदा होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो, देखिएगा रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण कर लिया है? नेपाल, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। अब देखिएगा, नेपाल से तो बात हो नहीं सकती, चीन से कोई संबंध अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान को आप जानते ही हैं क्या इसकी हालत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका अमेरिका होगा। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका अमेरिका है और बिल्कुल सही आपने इसे देखा है, अमेरिका इसका राइट आंसर होता है। आप अपने आंसर बिल्कुल सोच समझ कर लिखिएगा, आपको गिनना है बाद में और देखना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। चलिए, अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म कॉलकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने कॉलकॉम इवेंट में कहा है कि कॉलकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरीज के साथ मिलकर हम 5G तकनीकी पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। तो आपके सामने देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका अमेरिका होता है। दोस्तों बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन बेहद खूबसूरत आपके सामने होगा। लीजिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली है, पंजाब है, बिहार है और कर्नाटक है। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा आप जानते हैं। ऐसे ऐसे जो लेकर के आते हैं सिस्टम में, तो आप जानते हैं वो कौन करने वाला है। बिल्कुल सही, आपने यहाँ पर सोच लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हैं। लीजिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? दिल्ली, पंजाब, बिहार और कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि रेड लाइट पर जैसे ही गाड़ी आप लेकर के पहुंचेंगे तो आपको वहां पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना होगा, जिससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। जिस समय आपकी गाड़ी फिर से ग्रीन लाइट होगी तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके जा सकते हैं। तो ये जो पहल शुरू की गई है ये दिल्ली सरकार की तरफ से हो रहा है। चलिएगा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन
गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहे पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और उनके दायित्व का एहसास कराने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी पहल है, आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी पहल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब ने की है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, सीबीएसई के किस पूर्व विशेषज्ञ निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऋषि कपूर शुक्ला है, NK सिंह है, राकेश आस्थाना है, जावेद अहमद है। तो दोस्तों आपके सामने सीबीआई के किस पूर्व विशेषज्ञ ने निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक क्या है? ऋषि कपूर शुक्ला, NK सिंह, राकेश आस्थाना, जावेद अहमद। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या आता है, आप खुद लगाइएगा। मैं बढ़ता हूं आगे, राकेश आस्थाना इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाता है। लीजिएगा राकेश आस्थाना जी हाँ। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेषज्ञ निदेशक राकेश आस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। राकेश आस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वो नागरिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के अतिरिक्त आभार भी बने रहेंगे। राकेश आस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 31 जुलाई 2021 तक BASF महानिदेशक के रूप में रहेंगे। वो 1984 बैच के IPS अधिकारी भी हैं। दोस्तों ये लेकर बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 मिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? यहाँ पर देखेंगे निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? नेपाल, रूस, जापान और यहाँ पर चीन इसका आंसर होता है। अब देखते हैं इसमें आपका आंसर क्या आता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पूरे वीक आपने 2 नहीं 3 बार पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होता है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंध परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। यह पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? जूलिया जार्सेज, स्टेफी ग्राफ, टॉमी हॉस, यहाँ पर एंजेलिक कर्बर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जूलिया जार्सेज है, स्टेफी ग्राफ है, टॉमी हॉस और एंजेलिक कर्बर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है जूलिया जार्सेज, इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर आपका ए है। बढ़िएगा आगे की तरफ। जर्मनी स्टार टेनिस खिलाड़ी व विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जार्सेज ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। उनका सबसे हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लारा सिगमंड के खिलाफ दूसरे दौर में था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जूलिया के विंबलडन 2018 के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स से सीधे सेटों में हार गई थी। वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेदाद जमेनिक के साथ उपविजेता रही थी। वो जर्मनी में 2014 में फ्रेंड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके सामने है यह क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपको दिया है। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? बिहार, झारखंड, पंजाब और दिल्ली। आपके सामने है 4 ऑप्शन, चारों में से आपको चुनना होगा। देखते हैं इसमें से कौन सा इसका आपका राइट आंसर होता है। लीजिएगा इसका राइट आंसर होता है आपका पंजाब। बिल्कुल सही। पंजाब कृषि कानून को लागू न करने खारिज वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयक को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान MSP से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वाले के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
नील में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने कैरियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिएगा यहाँ पर ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है। यहाँ पर 92वीं जीत उन्होंने क्या, लुइस हैमिल्टन है, मैक्स वर्स्टेपन है, और यहाँ पर वाल्टेरी बोटास है और डेनियल रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर लुइस हैमिल्टन इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। लीजिएगा, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री जीतकर फार्मूला 1 का नया इतिहास रच दिया है। यह उनके कैरियर की 92वीं जीत थी और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं। 6 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की यह इस सत्र की 12 रेस में 8वीं जीत है। हैमिल्टन ने पहली F1 रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया था दोस्तों। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैं बहुत स्पीड से ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तेजी से चल रहे हैं यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कारण क्या है। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किया गया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा और यहां पर फिर पंजाब आ चुका है। दो बार आपका पंजाब रिपीट हुआ है इसमें और ये पहले से त्रुटि चली आ रही है। हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा और पंजाब। इसमें देखिएगा, इसका आपका हरियाणा होता है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई है। वो CM के ADC टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 22 वर्ष की आयु तक का होता है दोस्तों। लीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? नेपाल, जापान, भारत, पाकिस्तान। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें इसका राइट आंसर आपका क्या है। जो साथी नए हैं वो हमारे मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे नंबर पर हाई लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 99 17 42 12 93। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर नियमित क्लास मिले तो आप मेरे नंबर पर अपने नाम के साथ में हाई लिख करके भेजेंगे। मेरी क्लास सुबह 7 बजे आपकी करंट की होती है जो आपकी चल रही है, 12 बजे आपकी होती है इतिहास में की होती है या आप हिस्ट्री कह सकते हैं, और 3 बजे आपकी प्रतिदिन हिंदी क्लास होती है। तो दोस्तों जो चाहते हैं क्लास से जुड़ना नित्य क्लास के प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे मेरे नंबर पर हाई लिख करके भेज सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा हो जाएगी। आपकी क्लास जिस समय शुरू होने वाली होगी उससे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुभकामनाओं के साथ में मैं आगे बढ़ता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? नेपाल, जापान, भारत और पाकिस्तान है। तो लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका पाकिस्तान ही होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में 23 अक्टूबर 2020 को फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्क पिलियर ने की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है। यह बल साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु स्थापित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? दोस्तों लीजिएगा, यहाँ पर 3 है, 7 है, 8 है, 10 है, यह आपको बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पर दोस्तों किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 3 होता है। ये लीजिएगा, उन्होंने 3 का यहाँ पर किया है। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के किसानों के लिए किसान सौर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ में गिरनार रोपवे तथा अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर से संबद्ध पीडियाट्रिक आर्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया है। किसान सूर्योदय योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आज मैं क्वेश्चन आपके लिए पूरे वीक से उठा करके 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिएगा, जैसे कि आपकी क्लास चल रही है, बहुत ही सुंदर आपकी क्लास यहाँ पर हो रही है। प्रति मिनट में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देख सकते हैं।
केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया गया है? 3 लाख रुपए जुर्माना एवं 7 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक की जेल हो सकती है, 2 लाख रुपए जुर्माना एवं 3 साल की जेल हो सकती है, 4 लाख रुपए जुर्माना एवं 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब सोच लीजिए, अगर आपने गलती से टोटी खुली छोड़ दी है पानी की तो आप पे लगाया जा सकता है जुर्माना, और जुर्माना कितना होगा देख लीजिएगा, 1 लाख रुपए जुर्माना या 5 साल की आपको कैद हो सकती है। अब देख लीजिएगा ये आपके लिए कितना बड़ा डिसीजन लिया गया है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि लोग पानी की महत्ता को नहीं समझते हैं। जब पानी 20 रुपए का बिसलेरी की बोतल खरीदते हैं तब पता चलता है कि पानी की वैल्यू क्या है, लेकिन अपने घरों पर टंकी खुली छोड़ देते हैं जिससे बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ता है। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक जेल। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग बाहर 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगे और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। देश में कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर गलती से आपने बर्बादी की है तो 1 लाख रुपए या 5 साल की जेल हो सकती है। तो बहुत ही बेहतर सोचा है ये सरकार ने, इसका हम स्वागत करते हैं। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? देखिएगा ये अभी क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू करने वाला, ये तो आपका पंजाब था, रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना। पंजाब इसका राइट आंसर था। पंजाब कृषि कानून ने इसको लागू किया है, पंजाब विधानसभा। ये चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर दी है? लीजिएगा, कर्नाटक है, असम है, तमिलनाडु है और झारखंड है। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के सेनकोटैयन ने त्रिची में कहा कि यह योजना ऑडियो विजुअल शिक्षा सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के 7,500 स्कूलों में लागू की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? लीजिएगा, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह है आपका 24 अक्टूबर यहाँ पर होता है। 10 जनवरी, 12 मार्च और 25 अप्रैल नहीं होगा। आप जानते हैं करंट अफेयर का मतलब है जो करंट के क्लास मतलब आसपास के होते हैं या आसपास की डेट या आसपास के महीनों से होते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाता है, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है केवल। बढ़िएगा आगे की तरफ। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की और वैश्विक प्रयासों का उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान कर रहा है। विश्व पोलियो दिवस 2020 की थीम ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लीजिए आगे बढ़िए। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? लुइस हैमिल्टन, महेंद्र सिंह धोनी, मैक्स वर्स्टेपेन या सेबेस्टियन वेटल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए होता है। ये क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है, मतलब इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जो फॉर्मूला रेस की बात कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर यहाँ भी ए ही होगा, वहां भी ए ही था। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञान में दिखाई देंगे। इस नए अभियान में वह एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे और जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास में है, तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके पास में है। यहाँ पर बीवी पाटिल हैं, टी सोदराज राजन हैं, नरसिम्हा रेड्डी हैं, महमूद अली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तेलंगाना किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है। 2014 में जिस समय तेलंगाना की स्थापना हुई है उस समय के ये वहाँ के गृह मंत्री भी रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका नरसिम्हा रेड्डी होता है। दोस्तों तेलंगाना सत्तारूढ़
सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री न्यायिक नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया। वो 76 साल के थे। साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद रेड्डी राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। वे अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए 3 बार 1978, 1985, 2004 में निर्वाचित हुए थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति द्वारा वर्ष 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर नरसिम्हा रेड्डी ने दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी सरकार में बतौर मंत्री अपनी सेवाएं दी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 चल रहा है, आप यहां पर देख रहे हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो, यहां पे लीजिएगा, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा है, जूही चावला है, काजोल है और करीना कपूर है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये विदेशी हो गई हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। लीजिएगा, ये है प्रियंका चोपड़ा, इसका राइट आंसर होता है, देख सकते हैं आप, प्रियंका चोपड़ा। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फीड पोर्टफोलियो बी-फिश तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बीफिज एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटिक क्या पंगा है और ताजा से लीजिएगा, ताजा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटिक पेय पदार्थ है जो कि सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद अनुभव कराएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला आधिकारिक विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है? अवनी चतुर्वेदी है, भावना कांत है, मोहना सिंह है, विजय लक्ष्मी रमन है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, विजय लक्ष्मी रमन इसका राइट आंसर होता है। बढ़िएगा आगे की तरफ, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमन का निधन हो गया है। वो 96 साल की थी। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। वो 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विजय लक्ष्मी रमन को अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक के रूप में प्रमोशन मिला था। वो फरवरी 1969 में सेवानिवृत्त हुई थी। इसके अलावा 1979 है, ठीक है। रमन में कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली और बहुत ही कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, आप देख सकते हैं आपके अब तक कितने सही हुए हैं, ये आप गिन करके रखिएगा, बताते रहिएगा, ठीक है। चलेगा, ये मत सोचिएगा कि मैं क्लास में आप पे सब पर निगाह मेरी है, भले ही मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूँ और आपको पता भी चल रहा होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यार ये बटन बड़ा दिक्कत करता है हमारे साथ में चलिए कोई बात नहीं, डोंट वरी। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और यहां पर आपका लद्दाख इसका राइट आंसर होता है। तो दोस्तों बताइएगा, यहां पर केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को मंजूरी दी है? ये आपका होता है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 370A धारा लगी हुई थी। इसे भारत का अभिनंग कहा जाता था, लेकिन अब ये धारा हटा दी गई है और अब इसे पूर्णतः भारत में जोड़ लिया गया है, तो वहां पर ही ये लागू किया जा रहा है। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका बी होता है। बढ़ते हैं आगे, जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर आपका होता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है। इस कदम में से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? दोस्तों बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड और आपका केरल है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों राइट आंसर उत्तराखंड होगा इसका, ये लीजिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो कि किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और
वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर आपका होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथे स्थान पर रखा गया है? देखिएगा, पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर आपका चीन है, तीसरे पर आपका जापान है और चौथे पर आप हो चुका है आपका भारत। जी हाँ, ना नेपाल है ना चीन, ये तो अब मैं बताऊंगा। पहले पर आपका अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे जापान और चौथे पर आपका भारत आ गया है। साल 2020 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। सिडनी स्थित लेवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41.0 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। भारत ने राजनीति के प्रभाव में दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। इस इंडेक्स में के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली आपका अमेरिका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गुजराती फिल्म के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है? महेश कुमार कनौडिया है, नरेश कुमार कनौडिया है, हुतू कनौडिया है और यहाँ पर हितेन कुमार कनौडिया है। तो इसका राइट आंसर आपका होता है महेश कुमार कनौडिया, इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक और पूर्व सांसद महेश कनौडिया का लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। महेश कनौडिया उत्तरी गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा विधायक थे। कनौडिया का खास बात यह थी कि वो 32 गायकों की आवाज में गाना गा सकते हैं और उनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल है। देखिएगा, ये कनौडिया इतने बड़े कलाकार हैं, एक नेता भी रहे हैं, काफी कुशल नेता रहे हैं और इतने बड़े कलाकार भी हैं कि 32 आवाजों में गाना गा सकते हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल की जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नो मास्क, मैंने कहा था क्वेश्चन आगे आएगा, जी हाँ, नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? ये क्वेश्चन अब उस देश से जुड़ा हुआ जिसके लिए मैंने शुरुआत में इशारा किया था। भारत, बांग्लादेश, चीन और रूस होता है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर आपका होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि सरकारी दफ्तर जितने भी होंगे उसमें बिना मास्क के जाना आपके लिए हानिकारक होगा या फिर आपको जॉब से हटा दिया जाएगा, ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा है। क्योंकि सरकारी ऑफिसों में ही पब्लिक का आना जाना होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर इस चीज को लागू कर दिया गया है। ठीक है, नो मास्क नो सर्विस, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप सर्विस भी नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया है कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रयास को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व पोलियो दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी लीजिएगा आगे। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती अधिनियम, ये आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? दोस्तों यहाँ पर फेसबुक है, सैमसंग है, एलजी है और नोकिया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका नोकिया होता है। ये लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं चांद पर पिलोट रखना तो आप नेटवर्क लेंगे वहां पर नोकिया का। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पूरी सुविधा आपके पहुंचने से पहले ही की जा रही है। लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। नोकिया, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा है कि नासा की योजना चांद पर मानव बस्तियां बसाने की है। नासा पहले से ही ऑटोमिस प्रोग्राम के जरिए 2014 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं नोकिया ने दावा किया है कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 के अंत काम करने लगेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? नाग मिसाइल का, सेट मिसाइल का, हेलिना मिसाइल का और इनमें से कोई भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इसकी बात करेंगे अगर, तो इसका राइट आंसर होता है आपका नाग मिसाइल। जी हाँ, लीजिएगा। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 बजे राजस्थान के पोखर
फायरिंग रेंज में क्या गया? नाम मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है दोस्तों। नाग एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल DRDO की स्वदेशी वॉरहेड की सूची में शामिल हो गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है IIT खड़गपुर होता है। आगे बढ़ते हैं। IIT खड़गपुर इसका राइट आंसर आपका होगा। IIT खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नई डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस टेस्ट की प्रभाविता को मान्यता प्रदान की है। ठीक है। कोविरैप में तापमान नियंत्रित करने की यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस और के लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट और परिणाम प्राप्त हेतु एक अनुकूलित स्मार्टफोन ऐप संलग्न क्या है दोस्तों? जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? जूलिया जैसी। इसका राइट आंसर होता है, मुझे लग रहा है ये आपका हो गया है। फिर से रिपीट तो नहीं हुआ ना? चलिए पढ़ते हैं इसमें। जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जैसी 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया है। ठीक है, 2000 में ये हो गया क्वेश्चन, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया। आगे बढ़िएगा। निम्न से कौन सा राज्य कृषि कानून, ये कितने बार आएगा भाई? हाल ही में किस राज्य पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? बताएंगे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका गुजरात होता है दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। केशुभाई पटेल का जन्म जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। वे काफी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। केशुभाई पटेल ने साल 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। हालांकि साल 2014 में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय फिर से बीजेपी में कर दिया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वो 92 साल के थे। वो गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा केशुभाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे, हाल ही में किस देश ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर आपका होता है भारत। ठीक है दोस्तों, आजकल भारत और अमेरिका की दोस्ती सिखाई चल रही है, आप जानते हैं। भारत ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की अहम चुनौतियों का सामना करने सहित संसाधन समृद्ध इस क्षेत्र के साथ सहयोग को और विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा वित्तीय सहायता की राशि के संबंध में घोषणा की गई है। आगे लेंगे, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? यहाँ पर देखेंगे, चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान है और यहाँ पर आपका नेपाल होता है दोस्तों। तो दोस्तों लीजिएगा, यहाँ पर आपका अमेरिका होता है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माण अधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? अरुण जेटली स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? ये लीजिएगा, पहली पहल है और ये ईडन गार्डन होगा इसका राइट आंसर। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट टेस्ट 22 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का एक और खासियत यह है कि यह पिंक रंग की गेंद से खेला जाएगा। इसके लिए BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारतीय टीम के लिए गेंद बनाने वाली कंपनी से कहा है कि वह 1 सप्ताह में 72 गुलाबी गेंदें तैयार कर ले, ताकि दोनों टीम को प्रैक्टिस में भी कोई दिक्कत न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश ने बड़े स्तर पर हो रहे नागरिक प्रदर्शन के कारण वहां आयोजित होने वाले COP25 और APEC शिखर सम्मेलन के आयोजन को रद्द कर दिया है? तो यहाँ पर देखिए चिली है, नाइजीरिया है, ब्राजील है और यहाँ पर आपका आता है पेरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, लीजिएगा बढ़िएगा, इसका राइट आंसर आपका चिली होता है। चिली में हो रहे सरकारी विरोध प्रदर्शन के कारण चिली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 और यहाँ पर देखेंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी को रद्द कर दिया है। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा द्वारा मेट्रो किराए में 30% वृद्धि करने के कारण वहां की जनता लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आई है। राष्ट्रपति ने कहा वहां आपातकाल भी लगा दिया है, लेकिन प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चिली की जनता आर्थिक सुधार और नई सरकार की मांग कर रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, देखिएगा 30 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है, या फिर 1 नवंबर है, या फिर आपका 2 नवंबर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है 31 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित किया जाता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 वापस लेने का निर्णय सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया है। इस दिवस के तहत पूरे भारत में रन फॉर यूनिट कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। दोस्तों दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। जो साथी जुड़े हैं हमसे वो मेरे नंबर पर कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप अपने नाम के साथ में। नंबर होगा 99 17 42 12 93। ठीक है, लगभग मैं 2 बार अपनी क्लास में बता देता हूं, नंबर नोट कर लीजिएगा। हाय लिखेंगे और अपना नाम देंगे। हालांकि नीचे ये नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं दोनों, जब चाहे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। मेरी जो क्लास आती है सुबह 7 बजे आती है, आपकी करंट की क्लास होती है जिसमें आप इस समय है भी, और 12 बजे आपकी होती है हिस्ट्री क्लास। ठीक है, और इसके बाद में 3 बजे आपकी होती है हिंदी की क्लास। ठीक है, ये आपकी 3 क्लासें यहाँ पर मैं प्रतिदिन लेता हूं, और उससे अलग आपकी शॉर्ट ट्रिक भी दोस्तों यहाँ पर होती हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपकी कैसी रही, कैसा आपको यहाँ पर अनुभव हुआ? क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं 40 में 3 क्वेश्चन हो गए हैं रिपीट, आप देख रहे थे। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चनों की संख्या बचती है 37। जी हाँ, अब ये देखते हैं 37 क्वेश्चन में आपने किसने कितने किए हैं। आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा और अपने कमेंट्स में यानी कि चैट बॉक्स में ही डाल दीजिएगा। मेरी नजर उस पर बनी हुई है, मैं देख रहा हूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे दोपहर 12 बजे आपकी इतिहास क्लास में और 3 बजे हिंदी क्लास में। तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं इन क्लासों को, अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़े रहना तो आप मेरे नंबर पर हाई कर सकते हैं। जिन्होंने कर दिया उनको करने की जरूरत नहीं है, वो खामोखा में परेशान ना हो। तो ठीक है दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं आपसे दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।